डन। फिर पॉज हो गया मेहनत करने के बाद भी। टेक्निकल भी क्लास कैंसिल ना। चलो ठीक है, अब देखते हैं। पहला वाला तो लिख लिया, क्या लिखा था? सेलेशियस हैंडेड ओवर 4 provinces. फर्स्ट वाज खांडार, खांडार KANDHAR. सेकेंड वाज काबुल. थर्ड वाज हेरात HERAT, हेरात. एंड बलूचिस्तान. काबुल, खांडार, हेरात एंड बलूचिस्तान. इससे क्या हुआ, जब सेलेशियस ने ये हैंड ओवर कर दिया तो उसका कंट्रोल उधर कौन सी डायरेक्शन हुआ? वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नहीं नॉर्थ वेस्ट ना, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ वेस्ट एक ही बात हुई, ठीक है। तो उसका कंट्रोल उधर भी जाने लगा, तो हमारा जो मौर्यन एम्पायर का एक्सटेंड था वो ज्यादा ही होने लगा। तो दिस वाज आल्सो एन एविडेंस ऑफ पैन इंडिया। पैन इंडिया मतलब ऑल इंडिया, तो इसी से हमारा इंडिया का रेफरेंस आया। फिर इसमें क्या हुआ, पैन इंडिया जो तक्षशिला में, आपको याद हो जब वो लोग आए थे तो उन लोगों ने कितनी तबाही कर दी थी, तक्षशिला की यूनिवर्सिटीज जला दी थी, वो सब चीजें हुई थी। तो अशोका ने क्या किया, उसने तक्षशिला में भी पीस स्टैब्लिश कर दी, विच वॉज ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी बिग कैरेक्टर, क्योंकि तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटीज ये ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत फेमस थी, जैसे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ये सब फेमस है, वैसे ही तक्षशिला वाज द वन ऑफ द फेमस। वो तो अब नहीं रही इतनी फेमस बिकॉज ऑफ मल्टीपल एनेक्सेशन और इन्वेजन के चक्कर में। बट हाँ, जो अशोका था उसने स्टैब्लिश भी करा पीस कहाँ पे, तक्षशिला पे, विच ऑल्सो मेड श्योर कि मॉडर्न किंग्स जो भी थे वो कमांड कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री। फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने अपने जो लास्ट डे थे मरने से पहले यहाँ बिताए थे, श्रवण बेलांगोला विच वॉज इन कर्नाटका। इन्होंने जो अपने लास्ट डे बिताए थे वो कर्नाटका में बिताए थे। तो हमें और पता चल रहा है कि साउथ में प्रेजेंस था, साउथ में इन लोगों की रूलिंग थी, साउथ में इन लोगों को कंट्रोल था, तभी तो वो अपने लास्ट के दिन वहाँ जाके बिताएंगे, वरना कौन जा रहा है अपने सही सेंसेस में। और क्या चीज़ें थी? सेल्यूकस उसमें दिखाया कि चाणक्य ने कितनी अच्छी नीति अपनाई थी। उन्होंने अफगानिस्तान को ऐसा बफर जोन बनाता था, पहली बार नाम आया बफर जोन का। उसके बाद उन्होंने सेल्यूकस की बेटी है, उनकी शादी चंद्रगुप्त से करा, ऐसा क्योंकि अगर कभी भविष्य में कोई अटैक करें वो नहीं करते, तभी तो कराई थी शादी। उनका यही तो था कि आपके जो शादी के प्रस्ताव होते हैं, अगर आपको याद हो जोधा अकबर, वो भी तो इसीलिए हुआ था जिससे वो लोग ना करें वॉर, पॉलिटिकल मैरिजेस। फिर उसके बाद उनका एक मैम काफी अच्छा एडवाइजर थे, तो मैम उनको दे दिया था। फिर बस नहीं था उसके बाद, ठीक है। अब थोड़े से सोर्सेस कर लेते हैं। अगर हम बात करें मौर्यन एम्पायर की, तो हमें सोर्सेस कहाँ से मिले हैं? सबसे बड़ा तो हमें पता ही है कौन सा है, सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस अगर आपके हुए तो सबसे बड़ा कौन सा सोर्स है? अर्थशास्त्र, विच इज रिटन बाय चाणक्य या कौशल्य कह सकते हो। अर्थशास्त्र में उन्होंने सब कुछ बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन से लेके कि सेंट्रल इंडिया में किस तरीके से काम हो रहा था। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स जिसने हमें मौर्यन एम्पायर ऑफ इंडिया का बताया है कि क्या चल रहा है। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स था मेगाथीस की बुक, मेगाथीस की बुक विच वॉज इंडिका। इंडिका की कोई स्पेलिंग लिखोगे? INDA, ठीक है। मेगाथीस ने ये बुक लिखी थी इंडिका, विच वॉज अगेन वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। क्यों? क्योंकि इससे कैरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन पता चला है अंडर द मौर्यन एम्पायर। तो जो भी चंद्रगुप्त ने अपनाई थी चीज़ें, जो भी उसका चीज़ें हो रही थी एम्पायर में, तो वो सारी कहाँ से पता चली हमें? इंडिका से, विच वॉज रिटन बाय मेगाथीस। बाकी जो सोर्सेज हैं हमारे वो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं,
क्यों? क्योंकि मॉन्यूमेंट्स पे इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं। अगर आप कभी देखो, कभी गए हो आप अशोका पिलर देखने या अशोका एडिक्ट वगैरह देखने, तो उसमें आपको दिखा होगा कि पिलर्स भी बहुत सारे इंस्क्रिप्टेड थे, उसमें पाली प्राकृत उन सब में। थैंक यू सो मच। तो लिख लो अशोका पिलर्स, अशोका पिलर्स थे सोर्स, अशोका एडिक्ट की क्या स्पेलिंग है? ये EDICT। अशोका पिलर्स, अशोका एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस आर अदर सोर्सेज। मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेज इस टाइम की क्या थी? प्राकृत। पाली तब थी जब अशोका बुद्धिज्म स्प्रेड कर रहा है, बट अभी के टाइम पे प्राकृत थी, और प्राकृत से ही लिखे गए थे इन सारे एडिक्ट्स पे। अब देखो मॉन्यूमेंट ज्यादा होते नहीं है आपके सोर्सेज, बट इन पे इंस्क्रिप्शंस लिखे थे, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट सोर्सेज हो जाते हैं कि क्या हुआ था, कब बिल्ड हुआ, किसने करा, क्यों करा। तो वो सारे, अभी आप चौराहे वगैरह पे जाओगे तो मॉन्यूमेंट्स दिखेंगे आपको। मॉन्यूमेंट्स क्या, वो छोटे छोटे से स्टैचूज, उनके नीचे वो इंस्क्रिप्शंस लिखे होते हैं। इन्होंने क्या करा था, उस पूरे ही पिलर्स वगैरह पे इंस्क्रिप्शंस लिख दिए थे कि ये चौक किसकी मेमोरी में बना है, क्यों बना है, वो सारी चीजें। वो सब नहीं लिखा था, बट बेटर चीजें लिखी थी। ठीक है, बताओ हर्षित और क्या क्या था? नहीं, ये सारे सोर्सेज, और कोई सोर्सेज थे? अब इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करके इसमें था क्या, एक ग्रीक एम्बेसडर था जिसका नाम था मेलेथीस। जो ग्रीक एम्बेसडर था उसने अपनी जो भी ऑब्जर्वेशन थी इंडियन सोसाइटी की, उसकी जो भी ऑब्जर्वेशन थी इंडियन सोसाइटी की, वो उसने लिखी थी इंडिका में। ठीक है, तो इंडिका में हमारा जो इंडियन सोसाइटी का रेफरेंस आता है वो इसीलिए आता है। इसने क्या किया था, इसने अपनी बुक में 7 एस्टेट्स लिखे थे। इसने जो इसकी मेन चीज है, इसने अपनी बुक में 7 एस्टेट्स लिखे थे। 7 एस्टेट्स क्या हुआ कि आपकी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें क्या क्या काम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, या क्या क्या उसने डिस्कस करा था। सबसे पहले स्टेट में उसने लिखा था कि उसने ब्राह्मण्स को फिलोसोफर कहा था कि इन्हीं की वजह से आपकी सोसाइटी चल रही है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पूजा पाठ बहुत होता था, वही सारा ज्ञान देते थे, वही सारे हिस्ट्री बताते थे, पॉलिटिक्स बताते थे। तो ही सेड ऑन द टॉप ऑफ द इंडियन सोसाइटी वाज द ब्राह्मण्स या फिलोसोफर्स। ठीक है, ये लिखवा दूंगी, बट अभी सुन लो। दूसरे पे क्या था उसने कहा था कल्टिवेटर्स। कल्टिवेटर्स कौन हुआ? जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो उसने कहा जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पीपल है वो आपके कल्टिवेटर्स है, एज एन जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो आपका काम कर रहे हैं, जो आपको खाना वाना दे रहे हैं। दे ऑल्सो फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर इंडियन सोसाइटी। पहले तो ब्राह्मण्स थे, बट उसके बाद कौन हुआ? आपके कल्टिवेटर्स। थर्ड नंबर पे आपके कौन से आते हैं? वो हर्ड्समैन और हंटर्स। जैसे जो लोग गाय चराते हैं, देखो एग्रीकल्चर वाले अलग हो गए और डोमेस्टिकेशन वाले अलग हो गए। तो जो आपके गाय चराते हैं या आपके एनिमल्स को किल करते हैं मीट वगैरह के लिए, तो वो आपके थर्ड उसमें आ गए। फिर फोर्थ में उसने आपके कहा ट्रेडर्स और आर्टिसन। ट्रेडर्स और आर्टिसन कौन हुआ? जैसे आपने कभी आर्ट वार्ट बनाई, पॉटरी वाली चीजें हो गई, हैंडीक्राफ्ट हो गए, कोई जेम का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो वो वाली चीजें, दाल वाल बेच रहे हैं। तो बेसिकली बिजनेसमैन और आर्टिस्ट पीपल आप कह सकते हो। फिफ्थ में इसने कहा था कि सोल्जर्स वगैरह है, क्योंकि सोल्जर्स ऑल्सो मेड, क्योंकि आप देखो इतना बड़ा एम्पायर है तो हर जगह लड़ाइयाँ तो हो ही रही हैं। तो सोल्जर्स भी, इनकी जो कैवलरी थी, इनके पास बहुत बड़ी कैवलरी थी, लाइक दे हैड मल्टीपल सोल्जर्स। इनकी थाउजेंड्स में सोल्जर्स है, वो नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, बट इनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी। आप सोचो इतना बड़ा, सो सारी ही मिलके हो गई। एलिफेंट्स भी थे, हॉर्सेस भी थे, हर टाइप के इनके पास वो थे, औजार भी थे। तो इनके सोल्जर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करते हैं इंडियन सोसाइटी का। फिर हमारे 6th में इनके थे स्पाइस और इंटेलिजेंस ऑफिसर। मतलब आप देखो, आपको पता है ये चंद्रगुप्त चाणक्य के टाइम में हर एक उसमें क्या कहते हैं किंगडम में, क्या कह सकते हो, हर एक जगह उन लोगों के स्पाइस थे। बिना स्पाइस के आप नहीं कर सकते हो इतना बड़ा राज्य। इफ यू रिमेम्बर, हैव यू वॉच गेम ऑफ थ्रोन्स? तो गेम ऑफ थ्रोन्स में वो जो था वो टकला वैरिस, तो वैरिस
क्यों इतना, जबकि उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, बट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द थ्रोन। क्यों? क्योंकि उसका जो स्पाइस का नेटवर्क था वो किसी का नहीं था, पूरे 7 किंगडम्स में सिर्फ वायरस ही था जिसका उसका इतना बड़ा स्पाइस का नेटवर्क था। तो अगर आपके पास स्पाइस इंटेलिजेंस ऑफिसर नहीं है, आप नहीं चला सकते, एक सत्ते पे नहीं खेल सकते हो आप, इतनी बड़ी चीज। और लास्टली आपका क्या था कि जो भी आपके पॉलिटिकल या एम्पेरल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उसकी भी उन्होंने बात करी थी। तो इंडिका जो बुक है उसी से हमें इंडियन सोसाइटी में, या फिर आप कह सकते हो उस एम्पायर में जो जो चीज़ें थी उसका स्टेटस पता चला और किस तरीके से था वो सब पता चला। अब आप बताओ, जब मेगाथीस आया तो उसे सारी इंफॉर्मेशन थी, मतलब कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी दैट ही वाज एबल टू लुक आफ्टर ऑल द थिंग्स इन डिटेल और उसके ऊपर वो बुक बना सका। तो मतलब वो कितना क्लोज होगा, या तो उसे क्लोज रखा गया होगा ऑब्वियसली, जिससे आप भी लिखो और ग्रीक में भी पता चले तो वो और कॉन्फिडेंशियल चीज़ें, थोड़ा ट्रस्ट भी बनता है। इसी पर्पस की वजह से मेगाथीस को अपने उसमें रखा था इन्होंने। एंड ही ऑल्सो गेव अ लॉट ऑफ इनसाइट्स कि आप कैसे कर सकते हो, वहाँ क्या होता है या नहीं होता है, इसलिए चाणक्य ऑल्सो वांटेड टू लर्न अबाउट ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, बताओ हर्षित, और क्या क्या चीज़ें थी इंडिका में? इंडिका का लिखा है या सिर्फ अशोका का? अशोक की लाइफ हिस्ट्री का कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब पता होना चाहिए, इट्स इंटरेस्टिंग फैक्ट, बट इसलिए मैं ज़्यादा उतना डीप में जान नहीं रही। तो ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स लिख लो, ये 7 पॉइंट्स लिख लो। फर्स्ट पे लिखो फिलोसोफर who can be seen as Brahmins। वो तो लाइन नहीं लिखनी ना कि पूरा लिखना है, बस ये लिखो मेगाथीस ने इंडिका लिखी थी, इंडिका में आपके 7 स्टेट्स थे। ठीक है, 7 स्टेट का सबसे पहला था philosophers who can be seen as Brahmins and denouncers। मैं पूरा लिखवा रही हूँ, Brahmins and denouncers। denouncers कौन हुए? denouncers के आगे डबल इन्वर्टेड में लिखना perform public sacrifices। Brahmins and denouncers डबल इन्वर्टेड में perform public sacrifices। सेकंड में लिखना cultivators, ये तो मेजॉरिटी थे तो इतना नहीं लिखना, cultivators से समझ जाओगे कि एग्रीकल्चर पीपल है। थर्ड पे लिख लो headsmen and hunters। herdsmen, What is it? Heads. headsmen क्या होता है? herdsmen and hunters। फोर्थ पे लिखो आप ट्रेडर एंड आर्टिसंस। ट्रेडर एंड आर्टिसंस, ये कैमरा के सारी क्लासेस में ऐसे ही चल रहा है आजकल, पॉज होके। ठीक है, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस। फिर फिफ्थ में लिख लो सोल्जर्स। और सोल्जर्स पता है कुछ और काम नहीं करते थे सिवाय लड़ने के, मतलब नॉट दैट रोज लड़े, बट सिर्फ उनका यही काम था, फाइट। तो हर एक एस्टेट का अपना एक काम था और उसके अलावा वो कुछ काम नहीं करते थे। ठीक है, सिक्स्थ आपका क्या हो गया? स्पाइस एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। सोल्जर्स बताया तो एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। सेवेंथ में लिखो those who constituted the political and imperial establishment and imperial IMPERIAL Those who constituted political and imperial establishments। establishment
अब इंडिका में क्या था, इंडिका में सिर्फ ये चीजें नहीं थी, उसने सब कुछ ही लिखा था कि पाटलिपुत्र एज अ सिटी कैसी है, उसमें चाणक्य का क्या रोल है, पॉलिटिकल चीजें। तो इंडिका ने जो जो एज अ पर्सन आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप सपोज से नई जगह गए हो तो आप एक बहुत ही न्यूट्रल वे से चीजें देख सकते हो। तो इंडिका में वही सारे पॉइंट ऑफ व्यूज है कि अच्छा ये सिटी में कितने अच्छे तरीके से, जब याद है हमने हड़प्पन करा था तो हमने देखा था कि उसकी सिटी प्लानिंग कितनी अच्छी है, तो वो हमने न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखी थी। वैसे इंडिका ने वहाँ पे जाके, मतलब सॉरी मैगथीज ने इंडिका में अपनी यही सब लिखा कि वहाँ की जो सिटी थी, किस तरीके से उनकी पॉलिटिकल लाइफ थी, किस तरीके से उसके नॉर्मल लोग रहते थे। तो वो सारी चीज़ें उनकी जो जो ऑब्जर्वेशंस थी वो आपको इस बुक में मिल जाएंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा नेचर ऑफ द गवर्नमेंट समझते हैं। नेचर ऑफ द गवर्नमेंट में सबसे पहले आएगा आपका डिवीजन इनटू 4 प्रोविंसेस, डिवीजन इनटू 4 प्रोविंसेस। अब आप बताओ कि इसका डिवीजन 4 प्रोविंसेस में हुआ क्यों होगा? क्या आप बताओ, जब आपके पास एक इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है, एक सिंगल इंसान का कंट्रोल उस पूरी चीज पे काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, तब भी उस सेंट्रलाइज पावर को थोड़ा सा डिवाइड करने के लिए जिससे इजी मैनेजेबल हो जाए, इसीलिए उसका डिवीजन उन्होंने करा 4 प्रोविंसेस में। कौन सी थी ये 4 प्रोविंसेस का सीधा लिख लो। पहली थी तोसाली, TOSALI, तोशाली, तोश नहीं तोशाली, पता चला पहुंच गए वहां पे मनी मन में। ये ईस्ट में थी, तोशाली इन द ईस्ट, उज्जैन इन द वेस्ट, उज्जैन इन द वेस्ट, सुवर्णागिरी, Suvarnagiri in the south, Suvarnagiri in the south, and Takshila in the north, and Takshila in the north. and तो हाँ, इन लोगों ने क्या किया, अपनी प्रोविंसेस डिवाइड कर दिया और इससे क्या होगा, इजी आपका मैनेजमेंट हो सकता है, इजी कंट्रोल हो सकता है। अब जो भी किंग के रिप्रेजेंटेटिव थे इन सारी प्रोविंसेस में, उसको इन्होंने नाम दे दिया कुमार का। आपने सुना ही होगा, कुमार ही बोलते थे राजाओं को या प्रिंसेस को, तो उन्होंने क्या नाम दे दिया, जो जो ये प्रोविंसेस को कर रहे थे उन्हें कुमार बोल दिया। सो KUMARA, कुमार इनका हेडमैन था। उसके बाद क्या हुआ, कुमार जो था उसको असिस्ट कौन करता था, एक महामत्य था एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दीज वर द पीपल हु एक्चुअली एडवाइज कुमार। तो महामत्य आपने सुना ही होगा, अगर आपने कोई भी ऐसे हिस्टोरिकल सीरियल देखा है या मूवी देखी है तो महामत्य ऐसे करके वो लोग तो यही सारी चीजें थी। और महामत्य तो आपका मेन एडवाइजर हो गया, बाकी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या कहते थे ये लोग, मंत्री परिषद। तो ये 3 चीजें लिख लो, कुमार, मंत्री परिषद एंड महामत्य। कुमार क्या हुआ, किंग रिप्रेजेंटेटिव हो गया, महामत्य तो आपको समझ में ही आ गया है, जो मेन एडवाइजर हो, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या कहते हैं, मंत्री परिषद। फिर इनका दूसरा मंत्री परिषद इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। फिर आपका वेलफेयर स्टेट आ गया। इसमें क्या था, इसमें ज्यादा लिखने का नहीं है, इसमें बस इतना समझ लो
कि जो मौर्यन एम्पायर था उन्होंने सिर्फ लड़ाई या एनेक्सेशन पे ध्यान नहीं दिया था। उनका मेन क्या था, उन्होंने लोगों के लिए रोड्स भी बनवाई थी, उन्होंने हॉस्पिटल्स भी बनवाए थे, उन्होंने स्कूल्स भी बनवाए थे। तो सारी चीजें वो करते थे। इट वाज नॉट जस्ट कि उन्होंने अपना हथियार लिया और वो बैठे हुए हैं टैक्स बेसिस पे। ऐसा नहीं था। दे यूज्ड टू वर्क फॉर देयर पीपल ऑल्सो। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए भी बहुत सारा काम करा था। एंड जो भी एक चीज थी, जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी, वो सारी चीजें उन लोगों ने करी थी। फिर सारी चीजें किस बेसिस पे आप कह सकते हो, कैनाल भी बनवाए थे उन्होंने, डैम भी बनवाए थे। जो आप सोच सकते हो एक पब्लिक के लिए, एक गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो सारी वो ऑलरेडी करते थे। हमारे कोई रोना पड़ता है कि रोडें बनवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, बट वहां पे उन लोगों ने खुद से ही सारी चीजें करवानी स्टार्ट कर दी थी। फिर इनका तीसरा आता है इकोनॉमी। इनकी तीसरी चीज आती है इकोनॉमी। यूजीसी की पढ़ी तुम लोगों ने गाइडलाइंस? स्टे आ गया, नहीं आ गया? 19 मार्च तक 19 मार्च के बाद क्या होगा? 19 मार्च तक कर लो। ठीक है, इसमें नाम ही से समझ में आ रहा है इकोनॉमी में क्या क्या था। इन लोगों ने सिर्फ ऐसे नहीं करा था, सिर्फ टैक्स रेवेन्यू करा था, बट ये लोग क्या करते थे, इनका रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था उनको रेवेन्यू ऑफिसर्स का नाम था युक्तास। इनके जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे उनका नाम था युक्तास। अभी जैसे हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, या आप कह सकते हो कस्टम्स ऑफिसर्स, ये सारे सबकी अलग अलग ड्यूटीज है। बट यहाँ पे जो युक्तास थे उनका काम क्या था, रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो जो इन लोगों की चीजें थी, ये टैक्सेस वगैरह थे, ये एक्सट्रीम टैक्सेस नहीं थे। जैसे महानंद के टाइम पे, धनानंद के टाइम पे, अगर आपको याद हो, चंद्रगुप्त मौर्य आपने देखा है इमेजिन पे, तो धनानंद क्या करता था, सिर्फ कर ही वसूल करता था, चाहे इंसान के पास हो या ना हो। फिर उसे मारपीट भी करते थे। वो बहुत ही गंदा सीन जो सब में दिखता है, बट वो तो अब हमें समझ में आ गया कि ये तो नॉर्मल है। तो अब दुख दर्द भी नहीं होता वो सीन देखने में कि उनके पास पैसे नहीं है, खाने को नहीं है, तब भी वो पैसे दे रहे हो, पिट भी रहे हैं। तो अब तो लगता है कि अच्छा ये तो नॉर्मल ही है ना। तो वो वाली चीजें यहाँ पे नहीं थी। नॉर्मल टैक्सेस थे, वो लोग पब्लिक के लिए भी बहुत काम करते थे, एंड जो ट्रेडिंग वगैरह थी उसमें भी वो हेल्प करते थे। तो वहीं सबसे इनका मिलके आता था। अब इतना टैक्स, बहुत ही रिजिड सिस्टम नहीं था कि सिर्फ टैक्सेस से पूरी इनकी कंट्री चल रही है, बट इट वाज मोर थिंग्स दैट आल्सो टुक प्लेस हियर। ठीक है। बाकी इन्होंने क्या क्या किया था, इन्होंने जस्टिस भी प्रोवाइड कर दी ट्रेडर्स, एग्रीकल्चर्स वाले लोगों को, कि भाई किसी को दिक्कत है तो आ जाओ। वो जो उनकी सभा वगैरह बैठती थी उसमें भी ये लोग सॉर्ट आउट करते थे। तो ऐसा नहीं था कि बहुत रिजिड सिस्टम था। जैसे ये लोग और चीजें भी करते थे, जैसे गुंडे वगैरह को खिलाफ भी लड़ते थे। जैसे हमें पता चल गया यहाँ पे गैंग्स ऑफ बैंडिट्स है, तो गैंग ऑफ वासेपुर, वाह मजा ही आ जाता उस टाइम है। ठीक है। तो अगर जैसे छोटे मोटे चोरी चकारी भी हो रही है तो उसको भी ये लोग टैकल करते थे। तो इनकी इकोनॉमी सब वहीं से आती थी। अब वहां से जो भी पैसे मिले वो उन्होंने अपने रख लिए। अब और क्या सबको देने थोड़ी ना जाएंगे, किसको क्या पता कौन कौन है। तो ये सारी चीजों से इनकी इकोनॉमी थी। इट वाजंट लाइक कि जो पहले टाइम पे बिल्कुल ही था कि मारपीट दे रहे, वो नहीं था। बट हाँ, टैक्सेस ये लोग कलेक्ट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम, कि भाई किस तरीके से आप क्या कर रहे हो। तो वो एक बहुत अच्छा सिस्टम था जो आज तक भी चल रहा है, कि आपकी इनकम के बेसिस पे आपको टैक्स कटवाना पड़ता है। अभी क्या चल रहा है, 1 लाख से ऊपर, 1 लाख से नीचे, 12,75,000 से ऊपर है तो आपको टैक्स कटना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आप महीने का 1 लाख कमा रहे हो, नहीं तो महीने का 1 लाख, हाँ तो महीने का 1 लाख कमा रहे हो तो टैक्स नहीं कटेगा। तो लोगों की जिनकी सैलरी ऐसे 15 लाख का पैकेज होता है वो कहते हैं क्यों ही डाला ये पैकेज, क्योंकि टैक्स में कट गया तो कम ही मिला इन हैंड। बताओ, तो जब भी जाओ या तो 12 का लेना है 24 का लेना, बीच का कोई सिस्टम ही नहीं है। नहीं, 24 में भी तो आपको बहुत कम पैसे ही मिलेंगे, 1.5 लाख की तो मिल पाएगा। तो 24 में आपको कट कटा के कम ही हो रहेगा। मेरी एक फ्रेंड है, उसका 29 का है बट उसे 1.5 लाख ही मिलता है, 1,60,000। सब तो उसका टैक्स में चला जाता है। बोली जितनी ये मेरे टैक्स में जा रही उतनी मेरी पूरी साल की सैलरी थी पहले, नहीं महीने की। ठीक है,
अब आप चाहते हैं थोड़ा सा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या क्या था इनका, जो था किंग तो पहली बात हेड ऑफ जुडिशरी था। कोई भी मैटर एक जैसे सुप्रीम कोर्ट में जाता है उसका सीजीआई होता है मेन हेड, वैसे ही यहाँ पे क्या था, जो मेन हेड था आपका जुडिशरी का वो किंग था। और किंग ने क्या किया था, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काउंसिल्स बिठा रखे थे कि अगर दिक्कत हो तो यू कैन अप्रोच देम। तो उसमें क्या था, दे वर प्रिसाइडेड ओवर महामत्रास, वो वाला नहीं, महामत्रास, MAHAMATRAS। तो कह सकते हो स्पेशल ट्रिब्यूनल्स वर प्रिसाइडेड ओवर बाय महामत्रास एंड राजूकास, महामत्रास एंड राजूकास, महामत्रास एंड राजूकास। ठीक है, तो जैसे छोटे मोटे क्राइम में चोरी चकारी हुआ, मारपीट हुआ, तो ये सब लोग डील करते थे। अगर बट बहुत बड़ी कोई चीज हुई जैसे देशद्रोह टाइप की, या बहुत ही बड़ा कोई बाहर का इंसान आके कुछ तबाही वगैरह कर रहा है, तो कौन हेड करता था, किंग करता था। तो किंग हम कह सकते हैं मेन हेड था। बाकी आपकी छोटे मोटे चीजें जो होती थी, प्रिसाइड ओवर स्पेशल ट्रिब्यूनल्स वगैरह, वो ये लोग करते थे। अब आपकी आर्मी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आर्मी ऑर्गेनाइजेशन में क्या था आपका, कि पूरी इनकी आर्मी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन थी। इनकी जो आर्मी थी दैट वाज एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड। उसमें 6 लाख फुट सोल्जर्स थे, 30,000 कैवलरी थी, 9,000 एलिफेंट्स थे, 8,000 चैरियट्स थे। तो ये सारी चीजें इन लोगों की बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हो ऑल ओवर इंडिया सबसे पावरफुल आर्मी जिसकी थी दैट वाज द मौर्यन एम्पायर। और इसमें क्या था, इन लोगों ने हर कमेटी में डिवाइड कर रखा था। उस कमेटी में क्या डिवाइड करता कि भाई ये लोग इस पार्ट का है। तो आपने अगर देखा हो बाहुबली, क्या था जब उसका कोरोनेशन हो रहा था, तो जब बाहुबली हेड कर रहा था तो उसमें नाम बोलता है कि भाई एलिफेंट वाली ये वाले लोग हैं, जो बो एंड एरो चलाते हैं वो वाले डिफरेंट है। तो उसी तरीके से हर एक आर्मी में अलग अलग सेक्शन होता है। इसमें भी 6 कमेटीज थी जो 5 सेक्शंस को हैंडल करती थी। तो इनका जो आर्मी ऑर्गेनाइजेशन था वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द होल वर्ल्ड। मैं बेस्ट नहीं कहूंगी बट वन ऑफ द बेस्ट। क्यों? क्योंकि क्वीन की भी एक आर्मी थी, उधर अलेक्जेंडर वाला ग्रीक वाली साइड की भी एक आर्मी थी। तो आउट ऑफ ऑल वन ऑफ द बेस्ट, बट ये नहीं कहेंगे कि बेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारा एक मौर्यन एम्पायर का थोड़ा सा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर भी हमें देखा किस तरीके से उनकी इंडियन सोसाइटी में चीजें चल रही थी। अब हम इस पे आ जाते हैं कि धर्म और बुद्धा का स्प्रेड कैसे हुआ। जो अशोका से रिलेटेड चीजें हैं, अब उस पे आ रहे हैं कि उसका क्या रोल था। जब कलिंगा वॉर हुई, कलिंगा वॉर के 2 साल बाद, मतलब कलिंगा वॉर से ही वो बहुत परेशान होने लगा था। 2 साल बाद उसने कहा कि मैं नहीं अब लड़ाई वगैरह करूंगा बिकॉज इट इज टू मच ब्लड शेड। उसने 2 साल बाद क्या कहा, उसने कहा कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा बट मैं किंगशिप भी नहीं छोड़ूंगा। पहले क्या होता था कि वो बिल्कुल ही त्याग करके चले जाते थे कि हाँ मुझे किंग भी नहीं रहना, बट इसने क्या किया, इसने कहा कि मैं किंग तो रहूंगा बट आई विल नॉट फाइट एंड आई विल ट्राई टू स्प्रेड बुद्धिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका मेन ये मोटिव था। बताओ हर्ष क्या था? अशोक कन्वर्ट होने के लिए पहले हुआ कि उनकी जो वॉर हुई उसके बाद उन्होंने उनके दरबार में एक छोटा सा बच्चा आया, तो वो मैम हाँ फिर वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था। तो मैम वो आया और उन्होंने उसमें मतलब एक भिक्षा मांगते हैं तो वो मांगी, तो वो नीचे उतर के आया अपने दरबार से। तो उन्हें पहले पूछा कि आपके पिता कौन है, तो उन्होंने बोला कि आप क्रोधित हो जाएंगे कि जो मेरे पिता है। उनके पिता वही थे जो जिन्हें रिबेलियन समझ के मारा गया था अशोक। ओके, तो मैम तो उन्होंने उन्हें शिक्षा दी और वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। अच्छा ओके ठीक है ठीक है।
2.5 years बाद कलिंगा वॉर के वो कन्वर्ट हो गए बुद्धिज्म में, उन्होंने किंगशिप नहीं छोड़ी एंड ही स्टार्टेड ट्राइंग टू स्प्रेड बुद्धिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अब इनका क्या था, इन्होंने जो बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स पढ़े थे वो किसने बनाए थे, उपगुप्त ने बनाए थे, जो इनके गुरु थे। तो ये वाला सेंटेंस लिख लो, अशोका स्टडीड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, अशोका स्टडीड द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स एंड मेड उपगुप्ता, उपगुप्त, इसे उपगुप्त पढ़ेंगे बट स्पेलिंग उपगुप्ता है, एंड उपगुप्त को उसने अपना गुरु बना दिया। ठीक है, अशोका की मेन चीज क्या थी, ये जो बुद्धिज्म था इनके लिए क्या था, इन्हें लगता था ये रिलीजन ऑफ लव है और अहिंसा है, इन्हें वैसे ही नॉन वायलेंस पसंद आने लगा था, और इतने मर्डर वर्डर कर दोगे जीवन में तो नॉन वायलेंस पसंद आएगा ही। ठीक है, तो बुद्धिज्म इन्होंने क्यों एक्सेप्ट करा, क्योंकि इन्हें लगा था सबसे मेन चीज जो उसकी थी अहिंसा। अहिंसा अगर आपने देखा हो तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का मेन आइडिया है, तो अहिंसा के चक्कर में इन्हें एक्चुअली बुद्धिज्म इतना पसंद आया। सो बुद्धिज्म इनके लिए एक रिलीजन ऑफ लव एंड अहिंसा था। बाकी इन्होंने अपने गुरु इन्हें बनाया था और इन्हीं के अंडर वो पढ़ना स्टार्ट किया था, क्योंकि स्क्रिप्चर समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद ही मेड श्योर कि आई विल ट्राई टू गो अराउंड और मे बी सेंड पीपल टू स्प्रेड बुद्धिज्म। और इनका मेन क्या था कि धम्मा, धम्मा का मतलब क्या होता है, धर्म। तो धम्मा जो है वही चीज उन्होंने स्प्रेड ज्यादा करी है। धम्मा ये जो है पाली वर्ड है धर्म के लिए, धम्मा इज द पाली वर्ड फॉर धर्म। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आप लोगों को एक जगह बताई थी ना धम्मा करके, जहाँ पे विपासना वगैरह होती है, तो वहाँ पे यही सारे कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली होती है मेडिटेशंस में, कि आप बहुत ही सुकून से या कोई वर्ल्डली प्रेशर से आप नहीं कर रहे हो, तो उस जगह का नाम ही एक्चुअली धम्मा है। ठीक है, नॉट दैट आई एम प्रोपोगेटिंग इट बट टेलिंग यू क्या क्या दुनिया में चल रहा है। ऐसे आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे रिट्रीट्स या रिजॉर्ट टाइप्स की चीज़ें आने लगी हैं कि जहाँ पे आप सिर्फ मेडिटेशन करो, डिटॉक्स करो, रिहैब जाओ। ठीक है, चलो अब अशोका का धर्म और धम्मा का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इनका जो था, इनका बहुत ज्यादा आइडियल स्ट्रेस था कि आपका कंडक्ट ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई अहिंसा ना हो और उसमें लव हो, जिससे आपकी लाइफ बहुत ज्यादा पीसफुल और वर्चुअस बन सकती है। दूसरा क्या था कि ही डिड नॉट केयर मच ऑफ द फाइनर पॉइंट्स ऑफ बुद्धा फिलॉसफी, मतलब उसने ये नहीं कहा कि मैं सारी चीजें फॉलो करूंगा कि नंगे पैर चल रहा हूँ, वो श्वेतांबर दिगंबर वो तो जैन में था, तो वो सारे उनके जो फाइनल पॉइंट्स थे अगर आपको याद हो बुद्धिज्म के, तो उनका ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैं सारी चीजें एक एक करूं। इनका क्या था, इन्होंने कुछ पॉइंट्स अपना लिए थे और उन्होंने कहा था मैं इसी को स्प्रेड करूंगा एज अ बुद्धिज्म वाली चीजें। तो इनके जो पॉइंट्स थे वो समझ लो और फिर लिख लेना अपने मन से। पहला था कि पीपल शुड फॉलो अहिंसा, इनका मेन पॉइंट यही था। फिर दूसरा क्या था कि नॉन इंजरी ऑफ द लिविंग क्रीचर्स, चाहे एनिमल्स हो, एंड्स हो, तो ये अहिंसा में ही आ गया ये वाला पॉइंट। दूसरा इनका पॉइंट क्या था कि पीपल शुड लिव इन पीस एंड नॉट फाइट ओवर एनीथिंग, कि भाई छोटी मोटी चीजें या बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर ना लड़े। तीसरा इनका था कि इन्हें हर रिलीजन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जैसे लोग हैं कहते हैं कि नहीं इस्लाम अच्छा नहीं है, नहीं ये वाला रिलीजन अच्छा नहीं है, नहीं सिख अच्छा नहीं है, तो वो सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। दे शुड गिव रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स। फिर चौथा इनका था कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को भी ओबे करे और गुरु को भी ओबे करे एंड वाइस वर्सा, लाइक इट हैज टू बी लाइक दैट। फिर इनका पांचवा ये था कि किसी भी सिचुएशन में आपको झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, फिर छठा इसमें ये था कि आप जो भी कर रहे हो वो काइंडनेस के थ्रू करो, जो भी आप कर रहे हो वो काइंडनेस के थ्रू करो। एज इन अगर आप किसी को मास्टर भी हो, अगर आपके स्लेव्स भी हैं तो आप उन्हें भी काइंडनेस से ट्रीट करो, जो नहीं हो पाएगा। एंड वन शुड गिव मनी टू द पुअर, एजुकेशन टू द इलिटरेट एंड नॉलेज ऑफ धर्म शुड बी स्प्रेड टू ऑल। तो इनके ये प्रिंसिपल्स थे,
नॉलेज ऑफ धर्म शुड बी स्प्रेड टू ऑल, तो ये इनके प्रिंसिपल्स है दैट ही वाउच फॉर इट कि हाँ इसी तरीके से आप चीजें करोगे। तो अपने हिसाब से एक लाइन में लिख लो अहिंसा, छोटे छोटे वर्ड्स लिख लेना जिससे समझ में आ जाए। अहिंसा, should live in peace and not fight, should live in peace and not fight over land and religion, show respect to religions, live in peace, must obey parents and guru, show respect to all religions, obey parents and guru, speak the truth, should treat the young with sympathy, should treat the young with sympathy, give education to the illiterate, give education to the illiterate, money to the poor, and knowledge of dhamma to everyone, knowledge of dhamma to everyone. Of dhamma to everyone. हाँ हर्षित, कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट? मैम इंटरेस्टिंग पॉइंट और इसके बाद ये है कि जो वॉर एम्पायर का लास्ट रूलर थे ब्रदर, उनके ही मंत्री थे, तो उनके मंत्री, हाँ उनके मंत्री ने उन्हें मार दिया। बहुत कट्टर ब्राह्मण थे, तभी वो सुंगा डायनेस्टी आई। यस सर, तो मैम वो भद्रे थे मैम, वो काफी ब्राह्मण में थे और उन्होंने बहुत वर्ल्ड में मतलब बहुत सारे स्तूप्स बनाए। और उसके बाद मैम उसी समय मैम अटैक हुआ था मिनांडर का, मैम अटैक हुआ था इंडो ग्रीक की तरफ से मिनांडर का अटैक हुआ था। उन्होंने ब्राह्मण्स ब्राह्मण नहीं जो इंडिया में थे उस टाइम, और मैम उन्होंने बुद्धिज्म लोगों के साथ मिलके उन्होंने मिनांडर जो इंडो ग्रीक से आ रहे थे, तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि अशोक का मतलब भद्रक को मार के उस पर अपना कब्जा करें। लेकिन जो मैम पुष्पमित्र शोक थे मैम, उन्होंने काफ़ी पैट्रियट थे। उन्होंने बोला कि जो बुद्धिज्म के लोग हैं उनके साथ मिल गए और मिनांडर के साथ और हम लोग तरफ हमला कर रहे, वो माने नहीं, तो उन्होंने भद्रक को ही मार दिया पुष्पमित्र शोक को, और मैम सब शोक डायनेस्टी स्टार्ट। पुष्पमित्र शोक में ये भी कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मण के स्तूपों को बहुत फोड़ दिया, सांची स्तूपा वाला स्तूप मैम उन्होंने, लेकिन कहा भी था उन्होंने बहुत सारे स्तूप बनाए भी। ठीक है, ये सुंगा डायनेस्टी पे आ रहा है। अभी पहले अशोका कर लेते हैं। फिर अशोका के मेजर्स क्या थे जब वो बुद्धिज्म स्प्रेड कर रहा था? उसके मेन मेजर्स क्या थे? सबसे पहले इसने गिव अप क्या करी, अपनी हंटिंग वगैरह चीजें करी, एंड ही गिव अप मीट ऑल टुगेदर। इसने कहा मैं ये सब तो बिल्कुल ही नहीं खाऊंगा जो इन सारी चीजों से आया, फाइट वाली चीज से। दूसरा, इसने वॉर तो बिल्कुल तरीके से दे दी थी, ही गेव अप वॉर इन एनी सॉर्ट। अगर इसके एम्पायर में होती भी थी तब भी वो उसको सॉर्ट आउट कर देता था। ही वॉज नॉट द पर्सन कि जो पहले हाथ उठाया या जो भी था, उसने ऑल टुगेदर गिव अप वॉर। सेकेंडली,
उसके जो प्रिंसिपल्स थे धम्मा के, जो वो समझता था कि प्रिंसिपल्स है, उसने वो सारे पिलर्स वगैरह पे इनग्रेव कराना स्टार्ट कर दिए। तभी आपने देखा होगा अशोका पिलर, अशोका एडेक्स, इन सारी जगहों पे पिलर्स भी लगे हुए हैं। थर्डली इसने क्या किया, इसने पाली जो लैंग्वेज थी, जो बुद्धिस्ट की उस टाइम लैंग्वेज थी, उससे ज्यादा स्प्रेड करने लगा। इट वाज नॉट लाइक कि वो हिंदी में कर रहा था, बट उसने पाली ही लैंग्वेज जो धम्मा की थी वो एक्सेप्ट कर ली और उसी पे उसने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस बना दिए। फिर इसका क्या था, इसने रॉयल टूर्स बनाए। जैसे अगर आपने देखा होगा इस्कॉन वाले लोग होते हैं, वो तो अभी इतना उसमें नहीं है, बट इस्कॉन वाले क्या होते हैं, लोगों को असाइन कर देते हैं कि आप यहाँ जाके ये स्प्रेड करो, ये सेमिनार दो। तो इसने क्या किया था, वैसे ही रॉयल टूर्स बना दिए थे। और जो वहाँ पे जो मेन हेड्स इसने इलेक्ट करे थे, जैसे इंडिया में ही अपनी कैपिटल में इसने कहा कि तुम लोग अच्छा बुद्धिस्ट के हेड हो एक तरीके से, तो तुम लोग जाओ रॉयल टूर्स पे एंड यू ट्राई टू स्प्रेड बुद्धिज्म, और नॉट बेसिकली ट्राई टू स्प्रेड बुद्धिज्म, बट लोगों को बताओ कि ये भी एक रिलीजन है, इसी को ये फॉलो करो तो कितनी ज्यादा पीस और ये सब आएगा। तो दैट इज व्हाट एक्चुअली लेड टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। तो इसने जो रॉयल टूर्स करे थे वो ऑल ओवर इंडिया तो करे थे, बट इसने बाहर की कंट्रीज में भी करे थे। तभी आप देखो चाइना, तिब्बत, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, ये सारी जगहों पे भी आपको रेफरेंसेस दिख जाएंगे। नेपाल में तो बहुत ही ज्यादा है बुद्धिज्म का, आपने देखे होंगे वो वाले, वो आप लोग वहां गए मजनू का टीला? एक ये उन्नति है जो घूमती है। कोई और गया है? अरे दिल्ली में जो प्लेस है जो अब खत्म होने वाली है, बहुत ज्यादा रील्स में आ रहा है, जहाँ के कैफेज बहुत अच्छे हैं। बस वापस आ जाओ। तो मजनू का टीला में अगर देखा होगा तो वो जो आपने देखे होंगे बड़े बड़े को ऐसे आप हाथ करके घुमाते हो, देखिए हमने वो वाली चीज है कि अगर आप इसे छूओगे तो गुड लक, ऐसे वाले देखे ना लोग मूवीज में देखे हुए क्या है। तो वो सारा बुद्धिज्म लिंक्ड ही है, वो सारी चीजें वही बुद्धिज्म वाली चीजों से ही आती हैं। तो इसने जो किया था इसने जो बनाए थे, एक तो पहले ये थे कौन थे, महामंत्र्यास। इसने क्या बना दिए फिर अशोका ने, धम्मा महामंत्र्यास। तो धम्मा महामंत्र्यास वर द पीपल हु एक्चुअली वेंट ऑन द टूर, और उन्होंने ही ज्यादा स्प्रेड करा आपका बुद्धिज्म वाली चीजें ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और उसने इंश्योर, इसमें बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स करे विच एक्चुअली इंश्योर कि जो पीपल एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आश्रम्स बना दिए, जो मॉन्क्स और नन्स थे उनके लिए रहने की बहुत सारी जगह बना दी। तो ही वाज अ पर्सन हु स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू दैट। अब आप खुद सोचो, एक राजा कुछ चीज को प्रमोट करे तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट होंगी, कम हो ज्यादा हो बट होती हैं, उनको बहुत इन्फ्लुएंस आता है। अभी आप सोचो मोदी, जो लोग फॉलो करते हैं मोदी जी कोई नई चीज करना स्टार्ट कर दें, मोदी जी थोड़ा आरएसएस को भी सपोर्ट करते ही हैं, तो आपने देखा होगा कि लोग भी अब आरएसएस को सपोर्ट करने लगे हैं। आरएसएस देखो, आरएसएस बहुत एक्सट्रीम है, तो सारे पॉइंटर्स उसके नहीं करते हैं वो, और ना वो ओपनली कर सकते हैं, बट एवरीवन नोज कि हाउ दे आर लिंक्ड टुगेदर। बरेली में तो बहुत है आरएसएस का। चलो अब हम इसमें तो देखो पेजर्स में लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप समझ गए हो कि क्या क्या है या क्या नहीं है। अब हम देखते हैं पहले थे अशोका के मेजर्स जो उसने खुद एक्सेप्ट करे और जो वो खुद फॉलो करता था। अब हमारा क्या है कि अशोका ने ऐसी क्या क्या चीजें करी जिससे स्प्रेड हुआ एक्चुअली बुद्धिज्म का। सबसे पहले क्या था कि उसने जो अपना गुरु था उपगुप्त के साथ उसने जो बुद्धिस्ट थे, जो मॉन्क्स थे, नन्स थे, उन्हें बहुत ज्यादा ग्रांट देने लगा। ग्रांट क्या हुआ, बहुत ज्यादा पैसे देने लगा कि आप अपना जो डेवलपमेंट है वो कर सकते हो। तो एक उससे बहुत ज्यादा लाइक शार्क टैंक में ग्रोथ मिल गई, बहुत ज्यादा पैसों से उन्हें ग्रोथ मिल गई कि हाँ दे कैन ओपन देयर आश्रम्स, दे कैन डू वेल फॉर द पीपल हु आर कमिंग फॉर देम। तो वो वाली चीज। दूसरा उसने ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह
उसने ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह लॉर्ड बुद्धा के लिए जो थे वो बहुत ज्यादा मॉन्यूमेंट्स बनवाने लगे, चाहे बुद्धा की उन्होंने वो बनाई हो, क्या कहते हैं, मूर्तियां, उधर जब उन्हें निर्वाणा प्राप्त हुआ था वो सारी जगहों पे उसने एक्चुअली वर्क करना स्टार्ट कर दिया, और ऑल ओवर इंडिया उसने स्तूपास बनवाए, स्टैचूज बनवाए, उसने पिलर्स बनवाए इंस्क्रिप्शंस के साथ। तो ये सारी चीजें भी जो अब आपके शहर में कुछ बन रहा है तो आप पहले सोचोगे तो बन क्या रहा है, क्यों बन रहा है, किस लिए बन रहा है, तो यू स्टार्ट नोइंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स। तो जिन्हें नहीं पता था उन्हें भी पता चलने लगा। फिर उसने क्या किया, उसने मोनास्ट्रीज बनाई विच इज नोन एज विहारास। उसने बहुत ज्यादा मोनास्ट्रीज बनाई, किसके लिए, नन्स और मॉन्क के लिए रहने की जगह। तो आप खुद सोचो जहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी होंगी, पीपल ऑल्सो वांट टू कन्वर्ट इनटू दैट। अब आपको पता चले कि आर्मी ऑफिसर्स को क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं, तो यू विल ऑल्सो गेट एक्साइटेड फॉर इट। ऑल्दो लाइफ डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफरेंट है, बट समथिंग दैट यू विल ऑल्सो ट्राई टू थिंक अबाउट। बट आप सोचो आपको हिंदुइज्म में कुछ नहीं मिल रहा, आप सोचोगे नया रिलीजन है, कोई नहीं, और उस टाइम तो वो भी नहीं था कि आप यही रिलीजन करो, तो आप थोड़ा अट्रैक्ट होते हो जब आपको दिखती है कोई फैंसी चीज। बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं बट सबका इंटरेस्ट क्या रहता है कि मैं क्रिकेटर ही बनूं, क्यों, क्योंकि आपको इतनी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो इसीलिए जब इन्होंने बुद्धिज्म को सपोर्ट करना चाहा तो जो भी लोग उसके लिए काम कर रहे थे, तो ही एक्चुअली ग्रांटेड अ लॉट ऑफ मनी एंड ही एक्चुअली वर्कड फॉर इट। फिर क्या हुआ, उसने अराउंड 85,000 स्तूपास बनवाए थे ऑल ओवर इंडिया। 84-85,000 स्तूपास बनवाए थे अशोका ने फॉर बुद्धिज्म ओनली। ऑब्वियसली स्तूपास बनवा रहा है तो उसी को थोड़ा प्रमोट कर रहा है। बाकी इसमें जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, अभी जब मैं आपको नोट्स भेजूंगी लूसेंट वाले, तो उसमें बुद्धिस्ट काउंसिल का मेंशन है। तो हर टाइम पे एक एक बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। तो अशोका के टाइम पे जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, इसने मेक श्योर करा कि उससे बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो। उसने कहाँ पे करी है, पाटलिपुत्र में करी, और जो भी डिफरेंसेस थे, जो भिक्षु लोग थे और बुद्धिस्ट लोग थे, उनके बीच के डिफरेंसेस को कवर करने के लिए उसने ज़्यादा ये चीज़ करी। बाकी उसने अपने प्रीचर्स ऑल ओवर वर्ल्ड भेजे, चाइना, जापान, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, हर जगह उसने भेजे जहाँ जहाँ वो पॉसिबली भेज सकता था। इसीलिए जैनिज्म से ज़्यादा बुद्धिज्म का स्प्रेड है। क्यों, क्योंकि जैनिज्म को कोई इतना प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा था, बट बुद्धिज्म का कर रहा था। और भाई होते ही है कि आप आपको एक किंग ने भेजा है तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, और अशोका की तो रेपुटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड थी ही थी। बाकी उसने क्या किया, अपना जो बेटा बेटी थे उनको भी भेजा पर्सनली कि तुम लोग भी जाओ और इसको प्रोपेगेंडा एज एन स्प्रेड करो। तो उनका जो बेटा था महेंद्र, उसको उन्होंने भेजा था, और इनकी बेटी का नाम था संघमित्रा। ठीक है, इन्होंने इन दोनों को श्रीलंका भेजा था। बाकी सब प्रीचर्स को ऊपर भेजा था, अपने बच्चों को इन्होंने श्रीलंका भेजा था स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, तभी अगर आपने देखा हो कि अशोका ने बहुत काम करे, लायन पिलर्स जो हमारा नेशनल एम्बलम बन गया है, अशोका पिलर, लायंस वगैरह, तो वो सारी चीजें भी बुद्धिस्ट से ही थोड़ा सा इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो ये अशोका की सर्विसेज थी, किस लिए, जो उसने स्प्रेड करे बुद्धिज्म में। अब अगर हम देखें हाँ, इंडिया जो है बहुत ज्यादा चीजें ओन करता है, किसे, अशोका को। क्यों, क्योंकि उसी ने हमें अपना नेशनल एम्बलम दिया, सील्स दी। अगर करेंसी नोट्स आपने देखे तो उसमें जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे सांची स्तूपा का भी एक फोटो है, तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है, अशोका से ही आ रही हैं। तो ये वाली चीज एक लिख लो, इंडिया ओज अ लॉट टू अशोका। इंडिया ओज अ लॉट टू अशोका। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल एम्बलम है क्या, बताना जरा, कहाँ पे है वो, बताओ। कितने लायंस हैं उसमें, और है कहाँ पे, सारनाथ में है। तुम लोग ना पिटोगे मेरे से, बचपन से पढ़ते आ रहे नेशनल एम्बलम। ठीक है, दूसरा सील्स ऑफ गवर्नमेंट, having it on currency notes and stamps पे भी आपने देखा होगा कि लायन का एम्बलम होता है, कभी स्टैम्प, पोस्ट ऑफिस वाला स्टैम्प। तीसरा लिखो सेंट्रल चक्र, जो आपके फ्लैग में है चक्र, वो
भी अशोका से ही आया है। फिर अशोकन मॉन्यूमेंट्स, एंड द आइडियल्स एंड पॉलिसी, आइडियल्स एंड फॉरेन पॉलिसीज, मतलब कि हम लोग पहले वॉर कभी नहीं करेंगे, तो अहिंसा वाला जो चीज गांधी जी बोलते हैं वो तो था ही, बट आया अशोका के थ्रू ही है। हमने हमेशा अहिंसा वाली चीज गांधी जी को रिलेट कर लिया है, बट गांधी जी ने भी तो कहीं से देखा ही होगा। तो जो पहला रेफरेंस आया है हिस्ट्री में दैट इज फ्रॉम अशोका, तो लोग क्रेडिट अशोका को देते नहीं है, बट है इसी का। अब चलो कॉजेस की बात करें। कोई मुझे कॉजेस बता सकता है? क्या लगता है कॉजेस क्या होंगे? बताओ कॉजेस ऑफ डिक्लाइन क्या हो सकता है? फिर से भूपेंद्र बताओ। नहीं, अशोका मौर्यन एम्पायर, क्योंकि इसी के बाद थोड़ा डाउनफॉल आया ना। अब लड़ाई नहीं करोगे तो कैसे होगा? इतनी बड़ी चीज आप ऐसे तो नहीं चला सकते हो। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। जैसे इंडिया को ही ले लो, आप इतनी बड़ी चीज ऐसे नहीं चला सकते। अब कोई कर रहा है तो करना तो पड़ेगा ही ना। कोई उंगली कर रहा है तो उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना है। तो वो वाली चीज है। अशोका ने कहा मैं तब भी नहीं करूंगा, तो वो तो अब स्टुपिडिटी हो गई। अब क्या ही चाहते हो? ठीक है, तो सबसे पहला कॉज जो इनका था डाउनफॉल का वो लिख लो, हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रैकेट में लिख लेना रोमिला थापड़। रोमिला थापड़, रोमिला थापड़ एक ऑथर है जिन्होंने ये रीजन दिया था। रोमिला ROMILA, थापड़ THAPAR। फिर पैसिफिक पॉलिसी ऑफ अशोका। पैसिफिक पॉलिसी ऑफ अशोका, पैसिफिक का मतलब क्या होता है? पीसफुल। पैसिफिक मतलब पीसफुल, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में उनका हर जगह नहीं जा पा रहा था। जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, देखो उन्होंने रूलिंग करने के लिए भेज दिया था, बट जो एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिसीज थी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है सिर्फ एक ही है हमारी, बट जैसे हमारी इंडिया चल क्यों पा रही? क्योंकि हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट भी है। बट उनके पास ऐसा नहीं था। उनके पास क्या था? आपको हर चीज के लिए दिल्ली आना पड़ेगा, पाटलिपुत्र आना पड़ेगा। अब चला तो रहे हो, बट जो सेंट्रलाइज चीज है, अब यार आप देखो नॉर्थ ईस्ट का अलग हो सकता है, साउथ की चीजें अलग हो सकती हैं, वेस्ट की चीजें अलग हो सकती है। तो ये सब एक जगह से तो नहीं होगा। हम सेंट्रलाइज कर रहे हैं तो मतलब दिल्ली में जो है उसी के हिसाब से हर जगह रूल्स चल रहे हैं। तो एक बड़ा कॉज था। ठीक है, पैसिफिक पॉलिसी ऑफ अशोका ये किसने दी थी? ये नाम लिख लो, HC फिर स्पेस देके RAY CHAUDHURI, राय चौधरी। HC राय चौधरी। फिर थर्ड लिखना ब्राह्मिकल रिएक्शन। ब्राह्मिकल रिएक्शन, ब्राह्मिकल रिएक्शन ये किसने दिया था? HP शास्त्री। HP शास्त्री, हाँ, पेट्रोल पंप। फिर फोर्थ है पार्टीशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। पार्टीशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, पार्टीशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। फिर लिखो वीक, WEAK वाला, वीक लेटर मौर्यन रूलर्स। वीक लेटर मौर्यन रूलर्स। अशोका ने किस में मतलब कौन सी लैंग्वेज में लिखवाया था? कौन सी लैंग्वेज में? मतलब उन्होंने जो लिखवाया था इंस्क्रिप्शंस कौन सी लैंग्वेज में लिखवाया? हाँ। मैं ब्राह्मणी या ग्रीक और अरमाइक
क्रॉस किए। ठीक है, ठीक है, वो सारे इस नोट्स में दिए हैं, तो अभी मैं इसी को खोलूंगी तो आ जाएगा। फिर लिखो प्रेशर ऑन मॉडर्न इकोनॉमी, प्रेशर ऑन मॉडर्न इकोनॉमी, प्रेशर ऑन मॉडर्न इकोनॉमी। एंड लास्ट नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। इसका क्या मतलब हो, नॉर्थ वेस्ट से याद करो मुगल्स आए थे, अफगानीज आए थे, तो ये वाली चीज पे एक इसका डाउनफॉल आ जाती है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा मॉडर्न एम्पायर समझ में आया, कोई दिक्कत? चलो मैं जो डॉक्यूमेंट भेजूंगी, अगर वो समझ में ना आए, मैं बुक भी लाई हूँ, किसी को लेके जाना हो तो ले जाना, बट वापस कर देना। ठीक है, तो उसको स्कैन करने में बहुत टाइम लगा था जिसको मैंने दिया था, तो तुम लोगों को अगर ना समझ में आए, अगर अनक्लियर लगे तो टेक इट, स्कैन वगैरह करना चाहे फोन से ही कर लेना, इजी होगा। देखो क्लास वाले नोट्स इसलिए लिखवा रही हूँ जिससे आइडिया लग जाए किस टाइम पे क्या क्या हुआ था, बट जो डिटेल्स हैं, जो छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, लूसेंट में बहुत सारे दिए हैं, तो अपने हिसाब से अंडरलाइन कर लेना। पहले या तो प्रिंट कर लेना, बट अगर प्रिंट के पैसे डालने का मन ना हो तो लैपटॉप या कुछ लेके आना, तो नेक्स्ट टाइम से हम उसी को अंडरलाइन करते चलेंगे। ठीक है, तो देख लेना, एक हफ्ता है, जो भी तुम लोगों को कंफर्टेबल हो, फोन, लैपटॉप, प्रिंट आउट, व्हाटएवर यू गाइस आर कंफर्टेबल विद। तो ये जो नोट्स है ये सिर्फ इंडियन हिस्ट्री के, अभी वर्ल्ड हिस्ट्री का नहीं करा क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री की आती नहीं है। पहले इंडियन हिस्ट्री कवर करते हैं, फिर देखते हैं। चल क्यों नहीं रहा? इसमें 92 पेजेस हैं। ठीक है, दिख रहा है? मतलब अभी तो कर दूंगी मैं जूम, बट वैसे समझ में आ रहा है। तो इसमें पूरा रेफरेंस है जो हमने किया था, फादर ऑफ हिस्ट्री देख लेना, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, या थोड़ा सा आगे आ जाओ, दिख रहा है? पक्का समझ में आ रहा है क्या लिखा है? हिस्ट्री तो हमने किया था, हिस्टोरिया वर्ड से आया था। थोड़ा सा और करूँ, पिक्सेल्स बढ़ जाएंगे। इसमें देखो तुम लोग एडिटिंग भी कर सकते हो अपनी, ठीक है? छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, अपने आप देखते चलना और अंडरलाइन करते रहना, क्योंकि हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमारे बैंक और एसएससी में इतना नहीं डिफिकल्ट आता है। बीसी और एडी है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का क्या था? एनो डोमिनी, जो यहाँ पे दिया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये तो देखो थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है,
तो इसको स्किप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कैलेंडर के नाम से बता रहे हैं आपको कौन कौन से कैलेंडर्स आए थे, तो ये तो बहुत ज्यादा याद करने का हो जाएगा। इतना था तो यूपीएससी कर लेते हैं ना। फिर आपकी एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एंशिएंट हिस्ट्री में आप सारी चीजें देखोगे, लिटरेरी सोर्सेज वगैरह देख लेना। एक बार पढ़ सब लेना, ऐसा मत करना कि स्किप कर रहे हो। पढ़ एज एन रीडिंग तो मार ही लेना, चाहे जो पेजेस हम स्किप भी कर रहे हैं उसकी भी रीडिंग मार लेना, क्योंकि काफी बार चीजें स्टक हो जाती हैं। अब बंद दिमाग से मत पढ़ने लगना। ब्राह्मण ये तो हमने करा था, श्रुतिज और स्मृतिज ये सारी चीजें हैं। बाकी ये सब तो बहुत ही ज्यादा है। रुक जाओ, मौर्य एम्पायर पे आ रहा है क्योंकि मुझे उसी का काम है, तो ये सब एक बार खुद से देख लेना। ये उल्टा है तो इसे सीधा कर लेना। क्या वो बोल रहे मैम इसमें फोटो नहीं है। मुझे फोटो पे पढ़ नहीं पाएंगे बोल रहे हैं। कुछ विजुअल स्टिमुलेशन चाहिए। स्कूल से थोड़ा आगे बढ़ो तो शायद हो पाए। और 12th क्लास की बुक में भी कम फोटो हो गई थी। 12th में तो थी कहाँ? और याद है 8th क्लास में कितनी सारी फोटोज थी। रुको यार, मुझे जो कराना है वो कहाँ गया? कलरफुल फोटोज थी, फिर 12th क्लास अच्छी अगर इतनी गंदी फोटोज। ये वो एक फोटो है, ये नहीं फोटो, ये वाली फोटो है। देखो ये सारा स्टोन एज अब स्टार्ट हुआ है, तो इससे पहले सब उसका प्री चल रहा था। तो को ये सब कितने गंदे कलर में आ रही है। मैम ये पहले झुके हुए थे, सीधे कैसे हो गए? क्या? ये आदिवासी में तो तो पहले इवोल्यूशन हुआ ना। Evolution हुआ। जैसे अगर आप देखो, हर एक जैसे आजकल के बच्चे हमारे से ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, उनके आगे ज्यादा स्मार्ट होंगे, तो वो दिमाग में इवोल्यूशन हो रहा है। बॉडी का भी होता है, बिकॉज इतना ज्यादा आपके चेंजेस आए हैं ना एटमॉस्फेयर में, नेचर में। उन्होंने जैसे लोग झुके हुए होते तो थोड़ा सीधा चलना स्टार्ट किया, उनके लिए कंफर्टेबल होता। तो धीरे धीरे वो इवोल्यूशन ही ये सारी चीजें हिस्ट्री। तो अगर आपको पता हो, पहले तो हम कहते हैं ना हम बंदरों से आए हैं, तो वो यही तो है, वो एक्चुअली में ऐसा है। तो बंदर, गोरिल्ला, एप्स ये सारे हमारे पूर्वज ही हैं। ये 6th क्लास में नहीं पढ़ा था क्या? पढ़ा था, पता भूल उसने नहीं गए। पढ़ा था। ऐसे तुम लोग तो बिल्कुल ही बेइज्जती करने लगते हो तो मैम ये तो बहुत पुरानी है। यार। किसी का जेन्युइन डाउट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तुम लोग ना रहन दो। क्या पता भाई। ये शिशुनगर डायनेस्टी आ गया। देखो ये अभी तक से बुद्धा हुआ है, यहाँ तक 40 पेजेस हो गए हैं। अब आया मौर्य। अशोक का। अब आया यही पढ़, बट ये पढ़ लेना प्लीज। या एक बार बैठेंगे अंडरलाइन करना स्टार्ट कर देंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब आओ तो ऐसा कुछ फोन में हाइलाइटर ऑन करके आना या लैपटॉप में, जिससे जो पढ़ो तो मैं भी बुक में अंडरलाइन कर लूंगी, तो यहीं से ट्राई कर लेंगे। ठीक है, हाँ ये पढ़ाना। देखो अशोका एज इन द मौर्यन डायनेस्टी के बाद हमारी कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी? संगम डायनेस्टी। तो वो दो मेजर डायनेस्टीज है जो हमें ध्यान रखना है। अब मौर्यन और संगम के बीच में भी बहुत सारी डायनेस्टीज आई थी, एज वो छोटे रूलर्स आए थे, तो उसको मैं लिखवा नहीं रही हूँ, उसको यहीं से मार्क करवाएंगे। क्यों? क्योंकि ये छोटे रेफरेंसेस आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छे से दिए हुए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले चीजें आगे देख लो, दिख रहा है इतना पक्का? यहाँ पे एडिटिंग कहाँ से होती है? इंसर्ट से कहाँ से होगी? एनिमेशन। तुम लोग तो सभी करवा दो। अरे मैं वहाँ टॉप पे हूँ। हो रहा। हो गई। हो गई? ठीक है, दिख रहा है ना सबको पक्का? अब मौर्यन एम्पायर के बाद क्या हुआ था? ये पोस्ट चलिए नहीं रहा।
पूरा क्या है ये? तो हो क्या रहा है? चलो ठीक है, अभी आगे घंटे ऐसे करते हैं। तो अब हम पोस्ट मॉडर्न या प्री गुप्ता, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही आपके मेजर, उसके बीच से ही ये रैंडम चीजें आई हैं, तो उसको देखें। सबसे पहले आपकी आई सुंगा डायनेस्टी। जैसा हर्षित ने बताया था कि उसका एक वो था, मिनिस्टर था, इट वाज नॉट लाइक अ प्रॉपर रूलर जिसने इसको ओवरटेक करा, बट अशोका का जो बेटा था उसको मार के ये आया था। अशोका के बाद के जो भी रूलर्स थे वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं थे, बिकॉज उन्होंने ही संभाल नहीं पाए। तो जब भाई संभाल नहीं पाए तो ऑब्वियसली कोई और आगे ले जाएगा आपका। तो ये कह सकते हैं एस्टैब्लिश बाय पुष्पमित्र शुंगा। और यहाँ पे दिया भी है, ही वाज द ब्राह्मण कमांडर इन चीफ ऑफ द लास्ट मॉडर्न नेम बृहदत्ता। ही वाज द सन ऑफ अशोका, ठीक है। और ये ईयर भी क्या 4-5 लास्ट, बट ये लास्ट मॉडर्न रूलर था ना, ठीक है। तो लास्ट मॉडर्न रूलर मानते हैं अशोका का बेटा, और इसके बीच के हमें नहीं पता क्योंकि हमें याद नहीं रखता है, तो उसको मत याद करो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पुष्पमित्र वाज अ स्टॉन्च एडहेरेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, मतलब बहुत ही कट्टर हिंदू था, आरएसएस का हेड मान लो, ठीक। योगी आई थिंक विल बी, योगी से मोदी जी से ज्यादा योगी दिखता है और आरएसएस, ठीक है। और however the great Buddha stupa at Bharuch was built during the reign of Sunga, जबकि ये ऑर्थोडॉक्स थे तब भी इन्होंने बुद्धिस्ट को स्प्रेड करने की कोशिश करी, क्यों? क्योंकि उन्होंने स्तूपास वगैरह बनवाए हैं। बाकी ये किससे सक्सीड हुआ था? अग्निमित्र से, जिसको कालिदास ने अपने प्ले में महामालविका अग्निमित्र भी बोला था। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये याद रख सकते हो, कालिदास ने अपने धर्म या प्ले में कह सकते हो उसको ड्रामा में, सॉरी हाँ ड्रामा में मालविका अग्निमित्र कहा गया था। एंड वो कौन था? वो था पुष्पमित्र का बेटा, विच वॉज द रूलर ऑफ सांगा डायनेस्टी। तो ऐसे करके ये चीज याद रख सकते हो, ठीक है। अग्निमित्र के बाद बहुत ही बेकार से रूलर आए थे, तो उसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये ऊपर जा सकता है ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद क्या ध्यान रखना? During this period, ये नहीं है, ये वाली चीज याद रखिए, पतंजलि द ऑथर ऑफ महा, यार ये क्या है? कलर्स भी नहीं है इसमें, ठीक है। पतंजलि who was the author of महाभाष्य, was born in this, ये इतना ज्यादा, बस ये याद रखना कि महाभाष्य का ऑथर कौन था, बाकी उसका ईयर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इस मोस्ट फेमस gateway was surrounded by, ठीक है। अदर एग्जांपल्स ऑफ सुंगा आर्ट, सुंगा आर्ट एक बार ये पढ़ लेना कि कौन कौन सी उनकी आर्ट्स थी। बाकी आपका जो रेफरेंस आएगा वो जो मेन है वो अगेन संगम और मॉडर्न का ही आएगा, बट ये याद कर सकते हो ये सुंगा डायनेस्टी स्टार्ट किसने करी थी? पुष्पमित्र ने, और उसका बेटा कौन था? अग्निमित्र। दीज वर द मेन पॉइंटर्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। बाकी ऑथर और उसकी बुक्स बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये बुक किसने लिखी है या इस इंसान ने कौन सी बुक लिखी है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए से पतंजलि और महाभाष्य याद रख लेना। कूल। फिर आपकी आ गई कण्व डायनेस्टी। कण्व डायनेस्टी क्या थी? कण्व डायनेस्टी में शून डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर थे, उनको मार के देवदूत ने मतलब कण्व डायनेस्टी, ये यहीं पे लिखा है। तो ये देख लेना कि इसको मारा किसने था और कौन आया था संगा डायनेस्टी में, ठीक है, सॉरी कण्व डायनेस्टी में। ईयर्स इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बैंक में ईयर्स इतने पूछते नहीं है, तो इसमें बस ये देख लेना कण्व डायनेस्टी आया कौन था। तो ये देख सकते हो वासुदेव और देवभूति, दीज आर द टू नेम्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज ऑल। बाकी पीरियड ऑफ कण्व बहुत ही जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि मिनिस्टर्स लोगों में उतना पूरा होता नहीं है। भाई आपको सबको समझ में आ जाए कि कौन कौन का, सबका अलग अलग कैलिबर होता है।
तो वो वाली चीज है। और उससे भी बड़ी चीज, लोग सुनते नहीं है। अगर लोग नहीं आपको रिकॉग्नाइज करते एज अ किंग या रूलर, दे विल नॉट लिसन टू यू एट ऑल। तो अगर आपको ये करना है तो आपको बहुत मेहनत या बहुत सारी चीजें उनके फेवर में करनी पड़ती है, विच इज अ वेरी हार्ड ट्रूथ ऑफ लाइफ। आप खुद सोचो, आप किसी रैंडम इंसान को एज अ रूलर नहीं देख पाओगे, ठीक है। अब इसके बाद आ जाती है सतवना डायनेस्टी। सतवना डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? इंपॉर्टेंट ऑफ द नेटिव सक्सेसर्स ऑफ मौर्यस। तो जो उनके जो बच्चे कुचे थे, इसमें क्या था हर्षद बताओ? सतवाहन डायनेस्टी में गणा डायनेस्टी के लास्ट में उन्होंने मार दिया था और फिर सतवाहन डायनेस्टी स्टार्ट हुई। उसके बाद एक सेकंड, सतवाहन डायनेस्टी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं आपकी। क्यों? क्योंकि पहले तो यार ठीक है, बस इसमें क्या याद रखना, इसका फाउंडर याद रखना सतवा डायनेस्टी का। कौन था? सिमुका। सिमुका वाज द फाउंडर ऑफ सतवा डायनेस्टी एंड सतकर्णी द थर्ड रूलर इज द पावर एंड प्रेस्टीज टू कॉन्क्वेस्ट। तो ये दो वर्ड्स ऐसे याद रख लेना। इन्होंने खुद ही लूसेंट में क्या किया, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ही बताए। इन्होंने रैंडम आपको इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है जो आप इतना स्किप कर सको, बट ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि 17th रूलर वाज द ऑथर ऑफ, तो ये ऑथर वाली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। गथा सब क्या है ये? तो सप्तसी, सप्तसती, सप्तसती, गाथा सप्तसती। तो इन्होंने ही लिखी थी, वो रूलर भी थे और वो ही ऑथर थे, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन किससे शादी कर रहा है ये भी नहीं। ये इम्पोर्टेंट है कि लास्ट रूलर कौन था। पुलवामी IV was the last ruler and the 30th ruler। तो ये डायनेस्टी बहुत चली है, बट इसका कोई इतना रेफरेंस हिस्ट्री में आया नहीं है। जबकि आप देखो 30 रूलर्स होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये एक इम्पोर्टेंट डायनेस्टी कह सकते हो, बट इसका रेफरेंस इतना ज्यादा हिस्ट्री में कोई करता नहीं है, बस एक ऐसे मेंशन कर रखा है। तो इन्होंने जो इनके इम्पोर्टेंट रूलर्स थे, दैट इज ऑल दैट दे हैव मेंशन्ड, ठीक है। सतवाहन में एक ये था कि कॉइन ऑफ सिल्वर, कॉपर और लेड इन सब चलाए थे उन्होंने। तो 30 रूलर्स थे, तो मतलब कितना पूरा सेंचुरी से ज्यादा हो गया, तो उसमें तो फिर चेंजेस आएंगे। स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड व्हिच इवेंचुअली वीकेंड द अथॉरिटी। इन्होंने क्या किया? हाँ, लैंड डोनेट कर रहे थे किसे? बुद्धिस्ट और मॉन्क्स को। तो इससे क्या हुआ, इनकी ज्यादा इवेंचुअली वीक हो गए अथॉरिटी थ्रू, क्योंकि आप बोलो इसके पास ज्यादा पैसे प्रॉपर्टी आ जाएंगे तो आपकी अथॉरिटी रहेगी कहाँ। तो इन्होंने ये वाली चीजें करनी ज्यादा स्टार्ट करी थी, ठीक है। और इनके टाइम पे बुद्धिज्म और ज्यादा हुआ, क्यों? क्योंकि क्या है ये, कहाँ गए हम? दूसरे पेज पे आ गए। आपको याद है हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म में वो सारी चीजें लिखी थी। हॉल लिखा था, वैश्यास लिखा था, रहने की प्लेसेस। तो वो क्या थी, सतवाहनास ने ये सारी चीजें भी करनी स्टार्ट करी थी। जैसे जो बुद्धिज्म और जैनिज्म का मेन चीज थी चैत्यास, व्हिच वाज द हॉल्स, मतलब प्रेयर वाले हॉल थे। दूसरा उनका वैश्यास था जहाँ वो मॉन्क्स और नन्स वगैरह रह रहे थे। तो इन्होंने विहारास, तो इन्होंने बहुत ज्यादा बनवाए थे। तो इनके टाइम पे भी बुद्धिज्म स्प्रेड हो रहा था। इट वाज नॉट लाइक कि अशोक के टाइम पे खत्म हो गया, बट यू कैन से कि दे एक्चुअली टुक इट मोर फॉरवर्ड। द फेमस एग्जांपल वो नासिक कनेरियन का है। तभी नासिक में अगर आपने देखा एलोरा अजंता केव्स, एलोरा केव्स में ये सारे इंस्क्रिप्शंस है बुद्धिस्ट वगैरह के। एंड जो स्तूपास थे वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड स्कैटर्ड थे। क्यों? क्योंकि अगर आप उसे मेंटेन नहीं करोगे तो वो बह जाएंगे, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो सतवाहनास आगे लेके गए थे बुद्धिज्म को। सतवाहनास के टाइम पे देश में होना था। हाँ। देश में इंडो ग्रीक, प्रथांस, शक और कुषाण, ये मैम 3 इनके साथ ही चल रहे थे टाइमलाइन। अच्छा, मतलब कंटेम्परेरीज थे इसके। अटैक होने वाला था। अटैक तो होने ही वाला था। देखो ऑफिस
ऑफिशियल लैंग्वेज सतवाहनास की क्या थी? प्राकृत। अभी आपको पता है प्राकृत और पाली बहुत फेमस थे फॉर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। एंड इन्हीं के टाइम पे कॉइन्स वगैरह आए थे, विच हर्षित सेड कॉपर, ब्रॉन्ज और पोटेन, मतलब सब चीजों के जो कॉइन्स मेनली आए थे वो इससे पहले क्या था, बार्टर सिस्टम वगैरह चल रहा था ना, तो जो कॉइन्स का मेंशन है वो यही मॉडर्न टाइम से अब इसी के आगे मेंशन है। इसके बाद डायनेस्टी ऑफ कलिंगाई, चैती और चेरी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा, विच इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसमें एक दो चीजें हैं जो याद रखनी है। ठीक है, इस डायनेस्टी की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको कहाँ से मिली? हाथी गंभा इंस्क्रिप्शन दिख रहा है, इसकी जो आपको मिली वो हाथी गंभा इंस्क्रिप्शन से था। ये जो था इंसान जिसने डायनेस्टी करी, ही वाज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। पहले क्या थे? वो फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म थे, वो सतवाहना डायनेस्टी के। ये जैनिज्म के फॉलोअर्स थे, तो इन्होंने ये उदयगिरी हिल्स जो भुवनेश्वर के पास है वहां पे जैनिज्म का बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा वगैरह किया, तो इनका इतना ही था। अब ये देख रहे हैं कि उसी के टाइम पे, जब मॉडर्न टाइम के बाद क्या क्या लोग बाहर के थे, जो फॉरेन इन्वेडर्स थे या फॉरेन सक्सेसर्स थे मॉडर्न के, वो कौन कौन थे? सबसे पहले इंडो ग्रीक की बात करी जाए, विच वाज डन इन 2nd सेंचुरी। बैक्टीरियन ग्रीक। क्या करे इंसान? कितने बज गए? 92। चलो क्योंकि मैंने बहुत कट शॉर्ट करके पढ़ाया ना, तो इम्पोर्टेंट नहीं था, उसको नहीं कराया। बट ये वाली चीजें मैं लिखवा नहीं रही हूँ क्योंकि इसके बीच की हैं, ये पढ़ के बस हो जाएगा इसमें। इसका क्या था, जो हर्षित ने हमें बताया था कि यार ये तो मैंने मार्क ही नहीं करा, करा था आपने? ये वाला कहाँ करा? कन्वर्टेड टू, अरे हाँ, वही तो ये देख ये तो मैं भेजूंगी, बट चलो इतना कर लेते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। जैसा अर्षित ने बताया था, मियांडर और मिलिंद्रा आए थे उस टाइम, तो ही वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय नागासेन और नागार्जुन। तो ये जो उस टाइम के रूलर्स थे, उन लोगों ने उसे कन्वर्ट करवा दिया था। तभी ग्रीक वगैरह उधर साइड भी थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, बट थोड़ा सा है। तो आपको पता होगा बुद्धिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा फॉलो करा जाता है, क्योंकि उसमें इतनी कोई नक्शेबाजी नहीं है कि आपको ये सब करना है, ये पूजा करनी है, वो पढ़नी है, अपना करते हुए बुद्धा की फोटो लगाओ, काम खत्म, है ना। इंडो-ग्रीक इज इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, वो द फर्स्ट रूलर्स टू इशू कंट्रीब्यूटेड, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि दैट दे वर द फर्स्ट टू इशू द गोल्ड कॉइन। अभी तक गोल्ड कॉइन नहीं थे, गोल्ड एज अ ज्वेलरी तो यूज हो रही थी, बट गोल्ड कॉइन्स कहाँ पे स्टार्ट हुए? सबसे पहले जब ग्रीक्स आए, एंड किसके अंडर? मियांडर या मिलिंद्रा, दोनों का नाम सेम ही है, मियांडर या मिलिंडर, आल्सो नोन एज दिस, ठीक है। एंड दे इंट्रोड्यूस हेलेनिक, दैट इज द ग्रीक टीचर्स इन आर्ट, राइज टू गांधार स्कूल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। इसमें बस गोल्ड कॉइन्स देख लेना, बाकी और कुछ नहीं। और इसका नाम कि मियांडर और मिलिंडर किसको फॉलो कर रहे हैं, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं। क्या है? ठीक है ठीक है, मैं ये भेज दूंगी, पढ़ लेना। फिर हम नेक्स्ट क्लास में संगम डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे, तो संगम तक एक बार पढ़ के आना, बहुत ज़्यादा है, बट एक हफ्ता है, तो वो सी चीज़ें छोड़ोगे, जो इम्पोर्टेंट लगे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। कोई हाय भेजेगा मुझे? दोनों ग्रुप से भेज देना इसे, सुबह और शाम वाले में। शाम में खत्म हो गया। कौन आता है शाम वाले बैच से? कोई नहीं आता। मैं उसको
दो लड़के आते तो थे दो खत्म हो गए आगे आया देख लेना, कोई पूछे तो चलो बाय गाइस, हैव अ नाइस डे। और अगर किसी को समझना है बुक लेनी है तो बता देना, ठीक है।